साल 2020 हम सबों की जिंदगी में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आया, पैंडेमिक कोरोना, जिसने हम सबों की जिंदगी को इतने बुरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया कि शायद उससे जूझ पाना ही हमारे लिए आसान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त 3 ऐसे विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना के संबंध में न सिर्फ बहुत परख और जांच की है, बल्कि जो एक किताब के जरिए भी अवचेतना पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के, डॉक्टर गगनदीप कांग, विशिष्ट वीरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया जी, जो कि पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप सब ने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, टिल वी विन, जब तक हम जीतते नहीं हैं। इस किताब के सार को अगर मैं समझूं तो दरअसल एक बात निकल कर आती है कि क्या ये जीत हमारे लिए उतनी संभव और आसान है जितनी हम समझ सकते हैं, डॉक्टर गुलेरिया? ये जीत जो है ये एक बहुत मुश्किल जीत रही है, क्योंकि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था और हमारे देश में आया था तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी नहीं थी। हमें इस नया वायरस था, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत कम लैब्स थी जो टेस्टिंग कर रही थी और कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी। अब ये भी डर था कि हमारे पास पीपीईज की कमी हो जाएगी, बेड्स की कमी हो जाएगी और उससे पहले पैंडेमिक का असर यूरोप में हो चुका था और हमने वहां देखा कि कैसे कैसे बेड्स की कमी हो गई और कई दफा 2 पेशेंट्स को एक वेंटिलेटर शेयर करना पड़ गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हुई कि हम हमारे देश में, जिसकी आबादी इतनी ज्यादा है, चैलेंजेस और भी हेल्थ केयर सेक्टर में चैलेंजेस काफी हैं जी। यूरोप के कई देश जैसे इटली है या स्पेन है, उनको परेशानी हो रही है। तो हम इस पैंडेमिक को कैसे झेल पाएंगे? और वो जो हमने किया, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, हॉस्पिटल रिसोर्सेज की बात हो, या पीपीईज, N95 मास्क, या वेंटिलेटर्स की बात हो, या फिर हम बात करें कि हमने कैसे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, कोविड केयर सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कोविड आईसीयू, ऑक्सीजन पे जोर दिया और ये देखा कि भारत में ना ही बड़े शहरों में पर छोटे छोटे शहरों में, गाँव में भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये जो पूरा एक हम कहें कि जर्नी जो थी हमने की और जिसमें हम सक्सीड किया टू लार्ज एक्सटेंट, वो हमने इस किताब में दिखाया कि हमने क्या क्या चीजें की हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है जी, जो हमने सीखा है, जो लेसन्स लर्न किए हैं, उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, जिससे हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम भी बढ़ाएं और अगर कोई पैंडेमिक आए तो हम और ज्यादा या बेहतर तैयार रहें। बिल्कुल। डॉक्टर कांग, मैं अगर आपसे ये समझना चाहूँगा कि कोरोना के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी, और उसके बाद जब इस बीमारी ने लोगों को प्रभावित करना शुरू किया तो बहुत तरह के मिसकंसेप्शंस थे, शक थे, शंकाएं थीं, और उसके साथ साथ तरह तरह की अफवाहें भी। इस अफवाहों ने, इस तरह की शक शुबा ने, शंकाओं ने कोरोना की इस लड़ाई को कितना मुश्किल बना दिया हमारे देश के लिए। जब लोगों को सही बात पता नहीं रहती है तो मिसकंसेप्शंस बहुत रहते हैं और उनको एड्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। पर आप अगर देखें पिछले 10 महीनों में क्या हुआ है, सारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक बाहर आए हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और मीडिया की जानकारी भी बहुत बढ़ गई है। तो अब अगर देखें कि जो मिसकंसेप्शंस, मिसइंफॉर्मेशन जो है वो कम हो रहे हैं वायरस के बारे में, पर वैक्सीन्स के बारे में बढ़ रहे हैं। तो पहले हमें वायरस मिसइंफॉर्मेशन काउंटर करनी पड़ी, अब हमें वैक्सीन्स के बारे में लोगों को सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर कांग, आपने वैक्सीन की बात की तो ये पूछना यहाँ लाजमी हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरह से वैक्सीन की चर्चा होती है कि मुश्किल से 10-15 दिन में या 1 महीने में वैक्सीन आ जाएगा और उसके बाद देश में हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा और हम सब एकदम स्वस्थ होकर एक बार फिर पुराने तरीके से जी सकेंगे। क्या ये उम्मीद अपने आप में सही है? उम्मीद तो सही है, टाइमलाइन सही नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि वैक्सीन्स के साथ क्या करना होगा, वैक्सीन्स जब आएंगी तो सप्लाई लिमिटेड रहेगा और पहले जो वैक्सीन्स दी जाएंगी ये प्रायोरिटी पॉपुलेशंस को देंगे
जब हम देश की आबादी को 60 से ज्यादा % को वैक्सीन दे पाएंगे, उसके बाद ही हम ये सोच सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस हम अभी ले रहे हैं वो कम कर सकेंगे, पर इसके लिए टाइम लगेगा। शायद 2021 3rd quarter 4th quarter में ही ऐसा ही होगा। यानी कि कम से कम साल भर का आप वक्त बता रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। डॉक्टर लहरिया, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन के डिलीवरी मैकेनिज्म को लेकर हमारे पास सरकार की जो तैयारी है वो अपने आप में काफ़ी है? क्या हम वैक्सीन लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे तरीके से चरमराया हुआ है और ये बात तो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। देश के स्वास्थ्य तंत्र में जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी हद तक जानी हुई हैं, लेकिन हम साथ में यह भी जानते हैं कि देश में एक काफ़ी पुराना राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम है जो 1978 से चला आ रहा है। हम यह भी जानते हैं कि देश में जितने टीके लगाए जाते हैं, टीकाकरण प्रोग्राम बच्चों के लिए, और बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं उसमें करीब 80 से 85% टीके सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। और भारत में हर साल 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चे होते हैं, उनको टीके लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देश के पास एक सुदृढ़ टीकाकरण का सिस्टम है, जिसमें टीकाकरण करने वाले ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ से लेके कोल्ड चेन पॉइंट से लेके सप्लाई चेन सिस्टम है। लेकिन साथ में यह बात भी याद रखनी होगी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जो एक छोटे से समय में काफी बड़ी संख्या में लोगों को किया जाएगा, और साथ में यह जो आबादी जिसको वैक्सीनेट किया जाएगा वो एक वयस्क आयु वर्ग होगा। तो यह एक नई तरह की आबादी है और काफी बड़ी संख्या में आबादी को टीकाकरण करना होगा। तो उसमें जरूरी बात है कि हम जो उपलब्ध टीकाकरण की सुविधाएं हैं उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए। साथ में हमें कुछ नई तैयारियां करनी होंगी। तो देश में जो अभी चल रहा है गुड प्लानिंग, जिससे कि कैसे एक छोटे से समय में एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया जाए, कोल्ड चेन जो है उसका उपयुक्त इस्तेमाल कैसे किया जाए, और साथ में अतिरिक्त कोल्ड चेन को कैसे सुदृढ़ किया जाए, और उन सब तैयारियों को करना होगा। तो मुख्य बात रहेगी हम इस्तेमाल करें उपलब्ध टीकाकरण के तंत्र को, सरकारी और प्राइवेट दोनों सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए और उसकी ढंग से तैयारी की जाए। इससे पूरी तरह संभव है। देश ने काफी बड़े स्तर पर टीकाकरण किए हैं, जैसे कि पोलियो के प्रोग्राम में मीजल्स कैंपेन हुआ था और मीजल्स रूबेला कैंपेन। तो यह पूरी तरह संभव है, तैयारी की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, अब यहाँ पर मैं 2 बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया टीवी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम अप्रैल मई तक तकरीबन 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीनेशन दिला पाएंगे, ऐसी सरकार की कोशिश है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव का बयान आया कि देश के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ चेन तोड़ने की आवश्यकता है। अब ऐसे में उहापोह की स्थिति है। लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि हर किसी को वैक्सीन मिलेगा। क्या करना चाहिए और क्या नीति होनी चाहिए? वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 हम कारण हैं, अगर हम मोटे तौर से देखें। एक तो कारण वैक्सीन लगाने का ये है कि हम अपनी मोर्टेलिटी कम करें, जो लोग मर रहे हैं उनकी बिल्कुल हम कम करें, जिससे किसी की जान ना जाए। एक तो उन लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि उनमें जो है कोविड के कारण डेथ्स ज्यादा होती हैं, तो उनको बचाने की जरूरत है और उससे हमारा डेथ रेट कम हो जाएगा। तो ये तो प्रायोरिटी ग्रुप है जो हम पहले चरण में वैक्सीनेशन में करेंगे। दूसरा जो हमारा एम है वो ये है कि हम इतने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो टूट जाए और अपने आप केसेस इतने कम हो जाए कि फिर हमारे जो हेल्थ सिस्टम में बिल्कुल स्ट्रेन ना पड़े और हम बैक टू नॉर्मल हो पाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि कोविड एकदम खत्म हो जाएगा देश से, तो केसेस इतने कम हो जाएंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम में या हमें इतना उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अगर हमारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है, जो चेन टूट जाए, और उसके साथ साथ ये भी हमें मान के चलना होगा कि काफी ज्यादा हमारे संख्या ऐसी भी है जिनको इन्फेक्शन होकर वो रिकवर हो गए हैं। जी, तो हम देखते हैं जिनको हम अगर सीरो सर्वेलेंस की बात करें, तो अगर हम दोनों को देखें तो हमारे पास काफी हद तक ऐसी संख्या होगी पॉपुलेशन जिनको या तो टीका लग गया होगा या जिनके इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो गई होगी। तो उससे केसेस इतने कम हो जाएंगे कि ये जरूरी नहीं है कि हमें फिर हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। हाई रिस्क ग्रुप को
और जिनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं उनको वैक्सीनेट करना जरूरी है। लेकिन आस्ता आस्ता ये जो है नंबर्स अपने आप कम हो जाएंगे। डॉक्टर गिलेरिया, अब इसमें सवाल ये है कि क्रिटिकल लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? कितने आबादी को दरअसल वैक्सीनेट करने पर हम दरअसल ये मान सकें या आश्वस्त हो सकें कि अब कोरोना का प्रकोप उतना बड़ा नहीं होगा, हम इसे मैनेज कर सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये क्रिटिकल मास कितना है, कितने परसेंटेज लोग वैक्सीनेट होके हम इस चेन को तोड़ पाएंगे, ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि इसमें कई वेरिएबल्स हैं। एक तो वेरिएबल यही है कि वैक्सीन कितनी आपको प्रोटेक्शन देती है, एफिकेसी कितनी है वैक्सीन की जी, और वो आपको सीवियर डिजीज से इन्फेक्शन देती है, इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्शन देती है। दूसरा ये है कि लोगों में इम्यूनिटी कितनी है और वैक्सीन का असर कितनी देर तक रहता है। तो कई और इश्यूज हैं वैक्सीन रिलेटेड, लोगों में अपनी इम्यूनिटी रिलेटेड और वैक्सीन की एफिकेसी रिलेटेड जी। वो अगले साल तक हमें कुछ ना कुछ इस बारे में आइडिया होगा और तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ, अब चेन जो है वो टूट गई है दुनिया में, भारत में नहीं सारी दुनिया में, और फिर पैंडेमिक के जो केसेस हैं वो एकदम कम होने शुरू होंगे। इसके लिए कुछ समय लगेगा। जी डॉक्टर कैंग, अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी अगर लोगों में आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस नहीं आएंगे, लेकिन हमने कई देशों में देखा है, दूसरे देशों में, जहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हर्ड इम्यूनिटी क्या वाकई में एग्जिस्ट करती है या दरअसल ये सिर्फ एक सोच है और इसके बारे में किसी को वास्तविकता में जानकारी नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी तो होती है, और अगर हम देखें कि जो बीमारियां पहले थी, जैसे कि मीजल्स की बीमारी है, रोटावायरस को देखें, हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी में हमारी सोच ये है कि लोगों को अगर हम वैक्सीन दे दें या इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए उनमें, तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है, जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुई है, उन्हें भी प्रोटेक्शन होगी, वो भी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। पर ये हमें याद रखना चाहिए कि अभी तक जो हमने देखा है हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स के लिए, जहाँ पे पूरी बीमारी इरेडिकेट हो गई है, वो कभी नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं हुई है। ये वैक्सीनेशन से ही हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर पाए। तो हमें देखना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था, अगले साल हम ज्यादा जानेंगे जी, और उसके बेसिस पे जो डिसीजंस होने होंगे वो बनाए जाएंगे। डॉक्टर कैंग, एफिकेसी जो है वैक्सीन्स की, इसे लेकर भी आम जनता के बीच में संशय है कि क्या वाकई में वैक्सीन एक बार ले लिया तो फिर हमको कोरोना होगा ही नहीं? कितने समय तक ये वैक्सीन कारगर होगा, या कोई भी वैक्सीन कब तक कारगर हो सकता है? क्या इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी है? ये कोई भी वैक्सीन अगर हम देखें, कोई वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं रहती है। कोई गारंटी नहीं है कि मैंने वैक्सीन ले ली है अब जरूर मुझे ये बीमारी नहीं होगी, ऐसी गारंटी कोई भी दे नहीं सकता है। जब तक एक टेस्ट हो जिसे कहते हैं कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर आपको कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन है किसी वैक्सीन के लिए, तो वैक्सीन देने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपका ये टेस्ट कह रहा है कि आपको अब जरूर प्रोटेक्शन है। ऐसे टेस्ट जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है, उसके लिए है, पोलियो के लिए है, पर ये सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए अभी तक हमारे पास कोई कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम अभी ये गारंटी नहीं दे सकते। और अगर हम देखें ये प्रोटेक्शन कितनी देर तक रहती है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। जो वैक्सीन ट्रायल्स हो रही हैं उनमें लोगों को वैक्सीन 2-3 महीने पहले दी गई है और हमें पता है कि शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है।
अब इन लोगों को 1 साल के लिए फॉलो अप करना होगा, देखना होगा कि इसके बाद, वैक्सीनेशन के बाद उनमें इन्फेक्शन हो रही है या नहीं। ये हम जानते हैं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई है पहले, उनमें जो भी इम्यून रिस्पॉन्स हम देखते हैं वो कम से कम 6 महीने तक रहता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 6 महीने से ज्यादा रहेगा या नहीं। ऐसे लोग कम हैं, पर उनको हम फॉलो अप कर रहे हैं, देख रहे हैं कितनी देर तक ये इम्यून रिस्पॉन्स रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि कम से कम 6 महीने तक इस तरह की एक इम्यूनिटी बॉडी में रहती है, खास करके तब जबकि आप पहले से कोरोना का इन्फेक्शन सफ़र कर चुके हो। डॉक्टर लहरिया, अब कोरोना के इन्फेक्शन से बहुत लोग उबर रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो कोरोना के इन्फेक्शन से उबरने के बाद अपने दफ्तरों, अपने दोस्तों और तमाम लोगों से मिलने भी लगी है। लेकिन लोगों में डर बहुत है कि कोरोना फिर से हो जाएगा, और उसके साथ साथ दफ्तरों में भी इस बात को लेकर बड़ा डर है कि अगर कोरोना एक बार हो गया, भाई ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सही है उससे मिलना कि नहीं मिलना, हाथ मिला सकते हैं कि नहीं, पास खड़े हो सकते हैं कि नहीं, इस तरह की दुविधाओं को कैसे दूर करें? आपने जो बात कही उसमें 2 बातें हैं। पहला हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुका है, उसके बावजूद भी उसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पक्का पालन करने की जरूरत है। हालांकि व्यक्ति को शरीर में एंटीबॉडी बन चुके होंगे, लेकिन अभी तक जो एविडेंस आ रहे हैं उसके आधार पर कुछ री इन्फेक्शन हुए हैं, पर साथ में हम नहीं जानते कि उसको किस लेवल का प्रोटेक्शन है। तो पहला महत्वपूर्ण बात है कि उस व्यक्ति को जो बाकी लोगों को व्यवहार पालन करना है, जैसे मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग करनी है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करते रहना चाहिए। दूसरी बात है जो आपने कहा कि लोगों में डर है, भय है, तो इसमें उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इससे रिकवर कर चुके हैं। उनको अपने अनुभव, अच्छे अनुभव लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। साथ में यह भी जानने की बात है कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे, और बीमारी से बचने के बाद भी अगर बीमारी होने के बाद भी 99% व्यक्ति से रिकवर हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक तीसरा अन्य उपाय है कि लोग ऐसी जानकारी लें या ऐसी सोर्स से जानकारी लें जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और जो रिलायबल हो, और ऐसी जानकारी को बाकी लोगों में सर्कुलेट करें। ऐसे समय में यह भी जरूरी है कि कोई भी आधार जानकारी या गलत जानकारी लोगों को न फैलाई जाए जिससे लोगों में भय फैले। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब टिल वी विन बहुत सक्सेसफुल हो और लोग उसे पढ़ें और समझें कि दरअसल कितनी बड़ी बीमारी है जिससे हम जूझ रहे हैं और किस तरह से इससे रास्ता निकल रहा है। लेकिन जैसा कि आप सबों ने कहा, बिना मास्क और 2 गज की दूरी कृपा करके अपने आप से बचाए रखें। बिना मास्क के मत बाहर निकलें, 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए रखें। अगर आप सुरक्षित हैं तो बस देश सुरक्षित है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।